वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड वी आर गोइंग टू स्टडी यूनिट 9 लेबर वेलफेयर। सो लेबर वेलफेयर से हमने ऑलमोस्ट 6 क्लासेस की हैं। इससे पहले जो हमने 6 क्लासेस की हैं उन सब में हमने देखा कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं, कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, जो जो टॉपिक्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से अच्छे लगे एंड इम्पॉर्टेंट थे, जो कि क्वेश्चंस रिपीटेड आए थे जिन टॉपिक्स से, उन पे भी मैंने बात की। आपको बताया कि यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है और अपकमिंग एग्जाम में आ सकता है। सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्या पैटर्न होता है यूजीसी नेट का कि सेम क्वेश्चन को रिपीट करते हैं या फिर सेम क्वेश्चन का क्या करते हैं, फॉर्मेशन चेंज कर देते हैं, जो वर्डिंग्स है उसको चेंज कर देते हैं, फॉर्मेट चेंज कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम सेम क्वेश्चन को रिपीट भी करते हैं, राइट। सो आगे बढ़ते हुए हम उस स्लाइड पर चलेंगे जहाँ से हमें आज का सेशन स्टार्ट करना है। बेनिफिट्स ऑफ लेबर वेलफेयर की बात करेंगे कि क्या बेनिफिट्स हैं लेबर वेलफेयर के। सम ऑफ द मेजर बेनिफिट्स ऑफ लेबर वेलफेयर आर, कुछ मेजर बेनिफिट्स हैं लेबर वेलफेयर के, उनको हम देखेंगे पॉइंट वाइज फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे प्रॉपर वे में। पहला है इम्प्रूव्ड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, दूसरा है इंक्रीज इन द जनरल एफिशिएंसी एंड इनकम, तीसरा है हाई मोराल, चौथा है क्रिएशन ऑफ परमानेंट लेबर फोर्स, पांचवा है इम्प्रूवमेंट इन द मेंटल एंड मॉरल हेल्थ, सिक्स्थ है चेंज इन द आउटलुक ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड सेवेंथ है सोशल बेनिफिट्स। ऑलराइट, ओके। सो आगे देखेंगे provisions of labor welfare activities bring an all-round development of workers. In particular, these measures bring the following benefits to the workers and to the society as well. पहला है improved industrial relations. So social welfare से क्या निकल के आया, क्या इसके benefits हुए? The first benefit is improved industrial relations. जो इंडस्ट्री में रिलेशन है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच में, एम्प्लॉयज का एम्प्लॉयज के साथ एंड एम्प्लॉयर का ट्रेड यूनियन के साथ, एम्प्लॉयज का ट्रेड यूनियन के साथ, तो ये जो रिलेशन था इंडस्ट्रियल रिलेशन, इसमें बहुत सारा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला, क्योंकि दोनों के बीच में जो जो अमंग द पार्टीज, चाहे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय की बात करें, एम्प्लॉयज टू एम्प्लॉयज की बात करें या फिर एम्प्लॉय टू ट्रेड यूनियंस की बात करें, तो जो इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी इम्प्रूव हुआ। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन जो गैप था कहीं ना कहीं, वो कम्युनिकेशन गैप फुलफिल्ड हो गया। जब एक दूसरे से बात करेंगे, एक दूसरे की प्रॉब्लम को के बारे में सोचेंगे, एक दूसरे का ध्यान देंगे, एक दूसरे की वेलफेयर की बात करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि चीजें शॉर्ट आउट होंगी, प्रॉब्लम्स शॉर्ट आउट होंगी, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी। तो सबसे पहला जो बेनिफिट देखने को मिला वो था इम्प्रूव इंडस्ट्रियल रिलेशंस। दूसरा, इंक्रीज इन द जनरल एफिशिएंसी एंड इनकम। सो ऑब्वियस सी बात है, जब एम्प्लॉई अपनी एम्प्लॉयर से सेटिस्फाइड है, क्योंकि दोनों का जो रिलेशनशिप है अच्छा है, क्योंकि एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज के लेबर वेलफेयर की बात करता है, वर्कर्स के वेलफेयर की बात करता है, तो जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉयज के बारे में सोचेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि एम्प्लॉयज भी एम्प्लॉयर के बारे में सोचेंगे, एम्प्लॉयज भी अच्छा आउटपुट देंगे, अच्छा अपना एफर्ट अच्छा लगाएंगे, जिससे कि उनके एफर्ट से क्या निकल के आएगा, अच्छा आउटपुट निकल के आएगा, राइट। सो अगर अच्छे सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे, प्रोडक्टिव रहेंगे, लॉयल रहेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, तो क्या होगा कि एफिशिएंसी बढ़ेगी। एफिशिएंसी बढ़ने इन द सेंस कि आपका इनकम भी बढ़ेगा। अगर आउटपुट अच्छा निकल करके आएगा तो इसका इनकम, सीधा इफेक्ट उसका इनकम पे पड़ता है इंडस्ट्री के। तीसरा देखने को मिला हाई मोराल। अगर दोनों के बीच का रिलेशन अच्छा है, अच्छा वेज प्रोवाइड किया जा रहा है, अच्छी वर्किंग कंडीशंस है, गुड हेल्थ की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज की बात करते हैं, तो वहां पर एम्प्लॉयज का जो मोराल है हाई होता है, वो अच्छे से अच्छा करने की चाहत रखते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा आगे बढ़ाने की बात करेंगे, उनके वेलफेयर की भी बात करेंगे। जहाँ पर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉयज की वेलफेयर की बात करते हैं, जिसके अंदर वो उनके हर एक पार्ट को देखते हैं, हेल्थ की बात करते हैं, उनके एक्स्ट्रा इनकम की बात करते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज की बात करते हैं, राइट। सो ऑब्वियस सी बात है कि एम्प्लॉयज भी उसके रिटर्न में क्या देते हैं, अच्छी प्रोडक्टिविटी देते हैं। प्रोडक्टिविटी से क्या होता है कि अच्छा इनकम निकल के आता है। सो उससे क्या होता है, मोराल हाई होता है। मोराल हाई का वही होता है कि पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, कहीं ना कहीं पर्सन मोटिवेटेड है मीन्स वो हाई, उसका मोराल हाई है।
चौथा है क्रिएशन ऑफ परमानेंट लेबर फोर्स। जो लेबर फोर्स है, मतलब लेबर का फोर्स, मतलब कि क्या होता है कि हायरिंग हुई, लोग छोड़ करके चले गए क्योंकि उनको वहां का एनवायरनमेंट पसंद नहीं आया, उनको वर्किंग कंडीशन पसंद नहीं आई, सैलरी पसंद नहीं आएगी, सैलरी कम दे रहे हैं, काम ज्यादा करवा रहे हैं। तो अगर ऐसी चीजें रहेंगी तो वहां पे लेबर फोर्स नहीं हो पाएगा। लेबर फोर्स वहां पे होगा जहां पे एम्प्लॉइज आते हैं और स्टे करते हैं, रिटेन करते हैं फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। दिस इज नोन एज परमानेंट लेबर फोर्स। पांचवा है क्रिएशन ऑफ परमानेंट लेबर फोर्स। मतलब क्रिएशन ऑफ परमानेंट मतलब कि अगर आपकी स्कीम्स जो प्रोवाइड कर रहे हैं एज एन एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज को अच्छी हैं, एम्प्लॉयर्स एम्प्लॉयज आते हैं, रिटेन करते हैं फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसमें क्या होता है कि जो क्रिएशन होता है एक तरह से, जो आपने अभी इन्वेस्टमेंट किया है, जो भी आपने लेबर वेलफेयर की बात की है, लेबर वेलफेयर में आपने जो सारे चीजें बेनिफिट्स प्रोवाइड की हैं, वो एक तरह से परमानेंट इन्वेस्टमेंट होता है एम्प्लॉयर की तरफ से एम्प्लॉयज के लिए। सो अगर एम्प्लॉयज हैप्पी हैं, एक उनका उनकी सैलरी सैलरी अच्छे मतलब वो जो काम कर रहे हैं उसका जो काम के बदले उनको अच्छा वेज मिल रहा है, अच्छा रेमुनरेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, वर्किंग कंडीशन अच्छी है, उनकी जो फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है वो अच्छी है, तो वो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वहां पे स्टे करते हैं। तो वो कहते हैं कहीं ना कहीं जो लेबर फोर्स की बात कर रहे हैं, तो इनडायरेक्टली आपको देखने को मिलेगा कि एक तरह से एम्प्लॉयर्स की तरफ से क्रिएशन है परमानेंट लेबर फोर्स की। सिक्स्थ है क्रिएशन ऑफ परमानेंट लेबर फोर्स। सेम दे दिया गया है यहाँ पर, आई थिंक हम लोग पीछे जाना चाहिए, पीछे वाली स्लाइड में। सो सिक्स वाला हमें मिल जाएगा यहाँ पर। चेंज इन द आउटलुक ऑफ एम्प्लॉयर्स। सिक्स्थ है चेंज इन द आउटलुक ऑफ एम्प्लॉयर्स। मतलब एम्प्लॉयर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है था, नजरिया था एम्प्लॉयज को ट्रीट करने का, देखने का, वो बदल चुका है, वो अच्छा हो चुका है, इम्प्रूव हो चुका है, तो वो बदल चुका है। मतलब ऑटोमेटिकली अगर बदल चुका है तो यही बात करेंगे कि वो इम्प्रूव हो गया है, राइट। सातवां है सोशल बेनिफिट्स, सामाजिक बेनिफिट्स। जब इम्प्लॉई इंडिविजुअली हैप्पी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से, एम्प्लॉयर से, तो ऑटोमेटिकली उसके हैप्पी है इन द सेंस ऑफ गुड वेज, गुड वर्किंग कंडीशन, गुड लाइफस्टाइल, गुड फैसिलिटीज। तो उनके जो पीछे हैं, जो उनसे जुड़े हुए, उनकी फैमिली, उनके बीवी बच्चे, या फिर अगर वाइफ है, अगर फीमेल है तो उसका स्पाउस, मतलब हस्बैंड या फिर उसके बच्चे, उनको उनकी जो सोशल लाइफ है वो अच्छी हो जाती है, जो उनकी लिविंग स्टाइल होती है, जो लिविंग कहते हैं कि आपका लाइफ स्टाइल कैसा है, आपकी लिविंग स्टाइल कैसी है, वो अच्छी हो जाती है वर्किंग कंडीशन अच्छी होने की वजह से, गुड फैसिलिटीज होने की वजह से, राइट। तो सोशल बेनिफिट्स के तौर पे इनको देखा जाता है, राइट। आई होप आपको ये समझ में आया होगा टॉपिक। आगे बढ़ेंगे एंड देखेंगे वेलफेयर मेजर्स स्कीम्स। वेलफेयर मेजर स्कीम्स क्या हैं? पहला देखेंगे वॉलेंट्री एंड वॉलेंट्री, जिसको नॉन स्टेट्यूटरी वेलफेयर स्कीम भी कहा जाता है, और दूसरा है स्टेट्यूटरी वेलफेयर स्कीम्स। इसके अंदर देखेंगे it includes all those activities which employers undertake for their workers on a voluntary basis. It differs from industry to industry. So जो welfare schemes होती हैं वो industry to industry vary करती हैं, differ करती हैं, right? It includes all those activities which employers undertake for their workers on voluntary basis. मतलब कि वॉलेंट्री का मतलब क्या होता है कि मतलब अपनी स्वेच्छा से, कुछ नियम तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगाए हैं कि इंडस्ट्रीज को फॉलो करना है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट ने लगाए हैं, लेकिन उन नियम को फॉलो करने के साथ साथ कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं, कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि जो कि खुद वॉलेंट्री स्कीम्स निकालती हैं, अपनी स्वेच्छा से अपने एम्प्लॉयज के लिए स्कीम्स निकालती हैं कि उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट भी दिया जाना चाहिए इन स्कीम्स के अलावा। तो वो जो स्कीम्स है, जो कि वॉलेंट्री स्कीम्स होती हैं, जिनको हम नॉन स्टेट्यूटरी वेलफेयर स्कीम भी कहते हैं, राइट। नॉन स्टेट्यूटरी का मतलब कि वो मतलब लीगल, वो मतलब लीगली आप बाइंडिंग नहीं होते हैं उस चीज से, राइट, कि आप लीगली बाइंड तो तब होंगे जब आप जो स्कीम्स आप फॉलो कर रहे हैं वो स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया कि ये स्कीम तो चलनी ही चाहिए, या फिर ये चीजें आपको, ये पॉलिसीज, ये टर्म्स एंड कंडीशन जो डिसाइड किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, आपको फॉलो करना ही करना है। लेकिन नॉन स्टेट्यूटरी वेलफेयर स्कीम्स वो होती है जो कि इंडस्ट्रीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर एम्प्लॉयर खुद निकालता है अपनी स्वेच्छा से कि इसके अलावा हमें और भी बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं अपने एम्प्लॉयज को। वो होता है वॉलेंट्री एंड नॉन स्टेट्यूटरी वेलफेयर स्कीम्स। दूसरा है स्टेट्यूटरी वेलफेयर स्कीम्स। इसको देखेंगे, गवर्नमेंट इनैक्ट्स certain laws for provisions of labor welfare in order to enforce the minimum standards of health and
safety of the workers. Employers have to observe the rules relating to the working conditions, hours of work, hygiene, safety, light, ventilation, etc. So यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसके स्ट्रेटेजी के अंदर क्या होता है, वो लीगली बाइंड होता है, राइट. सो नॉन स्ट्रेटेजी से समझेंगे कि वो लीगली बाइंड नहीं होता है, मीन्स वो अपनी स्वेच्छा से करते हैं, निकालते हैं, वॉलंटरी होता है. स्टेटरी वेलफेयर स्कीम्स वो होती हैं जहां पर वो बाइंडिंग होती है, लीगली बाइंड होता है, गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स निकाली गई हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट हो, उनको मानना ही पड़ेगा कि ये जो मिनिमम क्राइटेरिया होता है वो तो आपको फॉलो करना ही करना है. तो पहली लाइन देखेंगे, गवर्नमेंट इनैक्ट सर्टेन लॉज फॉर द प्रोविजंस ऑफ लेबर वेलफेयर इन ऑर्डर टू इन्फोर्स द मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स. सो मिनिमम स्टैंडर्ड स्पेसिफाई करते हैं कि आपको हेल्थ एंड सेफ्टी को के मेजरमेंट को लेकर के चलना है, ये आपको फॉलो करना ही करना है फॉर वर्कर्स. सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन का लास्ट पार्ट देखेंगे, employers have to observe the rules relating to the working conditions, hours of work, hygiene, safety, light, ventilation, etc. Alright. पहला देखेंगे इसके अंदर अगेन नॉन वॉलेंट्री वॉलेंट्री नॉन स्टेट्यूटरी वेलफेयर स्कीम्स के अंदर देखेंगे. पहला है वेलफेयर वर्क बाय एम्प्लॉयर्स, राइट. सो ये एम्प्लॉयर्स के द्वारा क्या वेलफेयर वर्क किया जाता है. पहला एजुकेशनल फैसिलिटीज, मैंने लास्ट सेशन में समझाया था, सो आई थिंक आपको ये सिर्फ टॉपिक से समझ में आ जाएगा क्या है. सो जो वॉलेंट्री या फिर नॉन स्टेट्यूटरी वेलफेयर स्कीम्स कह सकते हैं जो कि एम्प्लॉयर्स के द्वारा निकाला जाता है, वो क्या क्या हो सकते हैं. तो वो है एजुकेशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज प्रोवाइड करना. रिक्रिएशनल फैसिलिटीज क्या होती हैं देखेंगे, इट इज इन फॉर्म ऑफ म्यूजिक, डांस, ड्रामा, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, पेंटिंग एक्सेट्रा आर यूजुअली ऑफर्ड टू एम्प्लॉयज to build a physical and mental relax and discipline and creating a healthy climate for industrial peace and progress. So इन facilities के अलावा recreational facility भी provide करती है, you know that some जो industries हैं, some employers हैं, निकालते हैं अपने you know along with the good education of their children, medical facility of the employee, employee and employees family, transport facilities, and along with these all three facilities, recreational facilities are also there, जहाँ पर mental relax होने के लिए, mentally relax होने के लिए वो employees को क्या provide करते हैं, music, dance, drama, games and sports, painting etc. are usually offered by the employees to build a physical and mental relax. मतलब कि इन सब चीज़ों की भी एक्टिविटी, इस टाइप की एक्टिविटीज भी कराते हैं ऑर्गेनाइजेशंस, एम्प्लॉयर, यू नो किसको, एम्प्लॉयज को, ताकि वो मेंटली रिलैक्स्ड हो पाए. आगे चलेंगे, हाउसिंग फैसिलिटीज भी इसमें आता है. दूसरा है वेलफेयर वर्क बाय वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन. इसके अंदर देखेंगे लेबर वेलफेयर बाय द वर्कर्स organizations refer to the services or program developed by the unions for the benefits of the members. पहला है टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन. इसके अंदर देखेंगे महात्मा गांधी established the Textile Labor Association 1916 and considered it to be his laboratory to make experiments in the sensitive labor field through truth, non-violence and welfare activities. Among the various development activities undertaken by TLA, education and training form a major part. So टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के अंदर इसको इस्टेब्लिश किसने किया था, दैट वाज इस्टेब्लिश बाय द महात्मा गांधी, राइट. और इसका जो एसोसिएशन था 1916 में देखने को मिला, एंड कंसीडर इट टू बी हिज लैबोरेटरी टू मेक एक्सपेरिमेंट्स. सो मेनली इनका जो पर्पस था इसको इस्टेब्लिश करने का, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन का, कि वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे कि क्या इससे आउटपुट क्या निकल के आता है. जैसे laboratory to make experiments in the sensitive labor field through truth, non-violent and welfare activities. Among the various development activities undertaken by TLA, education and training form a major parts. ठीक है. दूसरा देखेंगे मिल मजदूर यूनियन के थ्रू देखने को मिला. It has established welfare centers to provide cultural,
recreational recreation etc. to its members. It organizes music, dance, and other social get-together. A library, a reading room, and facilities for indoor and outdoor games are also provided for from the benefits of the workers. सो मिल मजदूर यूनियन के अंदर ये सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई. उसके बाद देखेंगे आप राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ क्या है. इट वॉज फाउंडेड बाय लेट GD अम्बेडकर एंड was registered on August 26, 1941 under the Trade Unions Act 1926 in name of Rashtriya Kamgar Sangh. It changes its name to Rashtriya Mil Mazdoor Sangh 1947. सबसे पहले इसका जो नाम था 1941 में, इसका नाम था राष्ट्रीय कामगार संघ. बाद में 1947 में एक एक्ट के थ्रू इसको राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के नाम से चेंज कर दिया गया. इट्स एक्टिविटी प्राइमरली कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग. क्या है इसकी एक्टिविटीज? पहला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडिविजुअल ग्रीवियांस, मतलब जो एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी पर्सन को अगर कोई प्रॉब्लम है, कोई ग्रीवियांस उनका है, कोई ऐसी बात जो कि उनको लगता है कि इसका मतलब एज अ प्रॉब्लम उनके लिए उनकी लाइफ उनके काम में कि कहीं ना कहीं वो डिससेटिस्फाइड है, सेटिस्फाइड नहीं है, मेजर इशू क्रिएट कर रहा है, तो एक तरह एज अ ग्रीवियांस वो अपने राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ के को प्रेजेंट कर पाए कि लाइक मेरी ये प्रॉब्लम है, ये शॉर्ट आउट होनी चाहिए. दूसरा है हैंडलिंग ऑफ इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट को हैंडल करना. तीसरा है प्रोविजंस ऑफ वेलफेयर अमेनिटीज टॉप इट्स मेंबर्स. Ambedkar Institute for Labor Studies. It was established in Mumbai 1976. It is registered under Societies Registration Act 1860. It has been set up to meet the need of Indian workers in general and the textile workers in particular, and for a better understanding of labor problems in the broader context of their aspiration as set out in the national plans. Next है मिल मजदूर सभा. It was established in 1947. कब स्टैब्लिश हुआ था? 1947 में हुआ था. एज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ टेक्सटाइल वर्कर्स, एज अ टेक्सटाइल वर्कर्स के तौर पर ये ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश किया गया था 1947 में, नेम्ड मिल मजदूर सभा. सम ऑफ द वेलफेयर एक्टिविटीज आर द यूनियन रन्स क्रेडिट cooperative societies for the members belonging to small scale factories which lack facilities. It grants merit-based scholarship to its members. Children studying in 8th, 9th and 10th standard. So मिल मजदूर सभा के अंदर क्या देखने को मिला कि it grants merit-based scholar to its members, children studying in 8th, 9th and 10th स्टैंडर्ड. सो मिल मजदूर सभा के अंदर क्या देखा गया कि जिनके बच्चे का जो मेरिट के बेसिस पे उनको चूज किया गया, लाइक बेस्ड ऑन स्कॉलरशिप टू इट्स, मतलब जो उनका 8th, 9th और 10th का जो स्टैंडर्ड का जो रिजल्ट था, जो मेरिट्स है कि किस तरह की उनकी मेरिट है, कितना अच्छा स्कोर किया है उस बच्चे ने, तो उनको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करना, इस तरह की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की गई अंडर द मिल मजदूर सभा. Transport and Dock Workers Union. Transport and Dock Workers Union will be the last but not the least topic of this session. So इसको हम देखेंगे. It was established in 1932 by P.D. Mello, a clerk in Bombay Port Trust. It has above 35,000 port and dock workers as its members. Its welfare activities consist of housing, free medical treatment for family and dependents, schooling for children and so on. The workers get annual financial grant for medical facilities. इसके अंदर क्या प्रोवाइड किया गया? ट्रांसपोर्ट एंड डॉक वर्कर्स यूनियन. इट वाज एस्टैब्लिश्ड, सबसे पहले देखेंगे ये एस्टैब्लिश कब हुआ था. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1932 बाय P.D. Mello, a clerk in Bombay Port Trust. It has over 35,000 ports and dock workers has its members. So इसमें 35,000 से भी ज्यादा लोग इसके मेंबर्स थे. ठीक है.
इट्स वेलफेयर एक्टिविटीज कंसिस्ट ऑफ हाउसिंग, जो इसकी वेलफेयर एक्टिविटीज थी क्या थी वो, हाउसिंग फैसिलिटी थी, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट फॉर फैमिली एंड डिपेंडेंट, मतलब जो वर्कर काम करता है उसके अंदर, इस डॉक वर्कर्स के अंदर, डॉक वर्कर्स यूनियन के अंदर, उनकी फैमिली को मतलब उनको या उनकी फैमिली को हाउसिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करते थे, फ्री मेडिकल ट्रीटमेंट देते थे एंड टू द वर्कर एंड टू द एम्प्लॉइज एज वेल, to the worker and to the workers family as well, schooling for children, मतलब उनके बच्चों को स्कूलिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड करना एंड सो ऑन। इसके अलावा और भी कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड करते थे। द वर्कर्स गेट एनुअल फाइनेंशियल ग्रांट फॉर मेडिकल फैसिलिटीज। सो इस तरह से हमने देखा कि क्या है वॉलंटरी, नॉन स्टेट्यूटरी लेबर वेलफेयर एंड स्टेट्यूटरी वेलफेयर, राइट। सो उसमें हमने देखा वेलफेयर वर्क बाय एम्प्लॉयर्स एंड दूसरा देखा हमने वेलफेयर वर्क बाय वर्कर्स ऑर्गेनाइजेशन, राइट। सो आई होप आपको ये सारे टॉपिक समझ में आए होंगे, सबकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आपको। अगर कहीं पे भी किसी भी तरह का डाउट हो, कोई कमी नजर आती है, कोई लैक नजर आता है कंटेंट में या टीचिंग स्टाइल में, या फिर और एनीथिंग, इफ यू फाइंड एनीथिंग विच शुड बी डिस्कस्ड ऑन लाइक दिस प्लेटफॉर्म, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल वर्क ऑन दैट। ऑलराइट, so thank you so much for watching me. Thank you very much.